नमस्कार साथियों, मेरा नाम रविकांत है और हम लोग यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि ये हमारी सीरीज़ विभिन्न एग्ज़ाम्स जैसे कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं, समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम्स, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाले एग्ज़ाम्स, एसएससी के एग्ज़ाम्स और अदर जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए समान रूप से ये वीडियो उपयोगी रहेगी। तो हम अभी तक इसमें पढ़ चुके हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के लिए आखिर स्रोत कौन कौन से होते हैं और उन स्रोतों को पढ़ने के क्रम में हम धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ चुके हैं और विदेशियों का विवरण भी पढ़ चुके हैं। कल हम लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ रहे थे और उन पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है ये सबको हमने पढ़ा था। उसी क्रम में आज ये नेक्स्ट वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अरिकमेडु जो कि पुडुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब रोमन सिक्के प्राप्त होने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि रोम से हमारा व्यापार रहा होगा, तभी यहाँ पर वो सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, मलाया, कंबोडिया और जावा यहाँ से स्थापित हुए थे। उत्तर भारत के मंदिरों की जो कला शैली है उसको नागर शैली बोलते हैं और दक्षिण भारत में जो मंदिर बने हैं उनकी जो कला शैली है उसको हम द्रविड़ शैली बोलते हैं। और नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों की कुछ कुछ विशेषताएं जिस शैली में पाई जाती हैं उसको बेसर शैली कहते हैं। अर्थात बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली दोनों का प्रभाव दिखाई देता है। मंदिर निर्माण की एक शैली होती है पंचायतन शैली। इस पंचायतन शैली का अर्थ है इसमें एक मुख्य देवता का मंदिर होता है बीच में और उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिरों से ये मंदिर घिरा होता है। उस मंदिर शैली को पंचायतन शैली कहते हैं। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर का मंदिर है भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में, लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर है उत्तर प्रदेश में और गोंडेश्वर मंदिर है महाराष्ट्र में। तो ये सारे उदाहरण हैं पंचायतन मंदिर के। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पंचायतन मंदिर शैली का उदाहरण या विशेषताएं किस मंदिर में देखने को मिलती हैं? तो इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल होगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब ये आज हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत थे वो समाप्त होते हैं। अब हम आगे शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन जो है 3 भागों में किया गया है। एक को बोलते हैं प्रागैतिहास, दूसरे को बोलते हैं आद्य इतिहास और तीसरे को बोलते हैं इतिहास। इन तीनों में आखिर क्या अंतर होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ये उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। मतलब मनुष्य के साथ में जितनी भी घटनाएं घटी या उस समय जो भी चीज़ें हुई होंगी उनका कोई भी लिखित विवरण हमको प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय लिपि प्रचलित नहीं रही होगी। उस समय को हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसका विवरण लिखित में नहीं मिलता है। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला तो प्रचलित थी, लेकिन उस लेखन कला के प्रचलित होने के बाद भी हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं कि आखिर वो लिपि क्या थी या क्या लिखा हुआ था। तीसरा आता है इतिहास। इतिहास मानव विकास के उस काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण हमारे पास में उपलब्ध है और हम उसको ठीक से समझ भी पाए हैं। ठीक है, तो ये प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और इतिहास में तीनों में डिफरेंस है। ज्ञानी मानव।
होमो सेपियंस, जो कि आज का मानव है, जिसका जियोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस होता है, इसका प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हज़ार साल पहले हुआ था। अब हम देखते हैं आगे पाषाण काल। पाषाण काल को कई सारे काल में डिवाइड किया गया है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इन अलग अलग कालों में अलग अलग घटनाएं घटित हुई हैं। तो सीधे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित काल में कौन सी घटना घटी थी, या ये घटना निम्नलिखित में से किस काल में घटी है। कोई भी एक घटना दे दी जाएगी और ऑप्शन में बहुत सारे काल या ये युग दिए होंगे, उनमें से किसी एक आंसर को आपको चुनना होगा। तो पूर्व पुरा पाषाण युग या फिर पुरा पाषाण काल, यहाँ के मानव की जो जीविका का मुख्य आधार था वो शिकार था। मनुष्य शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन चला रहा था। उस समय शिकार पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार भी पुरा पाषाण काल में हुआ था और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। और मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में शुरू हुई है। पहले मनुष्य अस्थायी रूप से रहता था, कुछ समय के लिए यहाँ पर रह लिया और यहाँ पर उसकी सारी गतिविधियाँ होती थी। वो खत्म होने के बाद वो दूसरी जगह पर चला गया। मतलब किसी भी प्रकार का कोई स्थायी निवास नहीं था। स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है मनुष्य में, वो नव पाषाण काल में आई है। और जब स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई तो मनुष्य ने जानवरों को पालना शुरू किया और जानवरों को पालने के क्रम में सबसे पहले उसने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया। तो सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया था, तो आंसर है कुत्ता। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था और उसके द्वारा बनाया जाने वाला सबसे पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी, जो कि मिला है हमें एक जगह है अतिरम पक्कम से कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। कृषि का आविष्कार मनुष्य ने नव पाषाण काल में किया था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में एक एरिया है बलूचिस्तान, वहाँ पर स्थित है मेहरगढ़। ये प्रागैतिहासिक काल में जो अन्न उपजाए गए थे उसका क्षेत्र है मेहरगढ़। कृषि के लिए अपनाई जाने वाली सबसे प्राचीन जो फसल है वो है गेहूँ और जौ, और इन दोनों में भी सबसे प्राचीन है गेहूँ। लेकिन मानव ने सबसे पहले जो अनाज प्रयुक्त किया था वो चावल था। कृषि का सबसे पहला उदाहरण हमें मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और कोल्डिवा एक क्षेत्र है, इसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चावल के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसका आंसर होगा कोल्डिवा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कृषि के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा मेहरगढ़। अगर पूछा जाता है कि गेहूं के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो उसका भी आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ होगा। नेक्स्ट है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश जो औजार थे वो स्फटिक के बने हुए थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। जो पाषाण कालीन है उससे पहले का भी जो समय था उसमें इन औजारों की खोज की थी। और पल्लवरम नामक से पहली भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में मिलती है, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल के जो उपकरण थे उनको खोजा था। ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र में इनको खोजा गया था। विंध्य क्षेत्र ही वाला है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर अरावली, ये विंध्यन और नीचे सतपुड़ा, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए थे C.L. कार्लाइल के द्वारा। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। मध्य पाषाण काल से मानव अस्थि पंजर प्राप्त होने लगे थे। और भारत में नव पाषाण काल सभ्यता का जो प्रारंभ है वो ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था।
भारत में का जो सबसे प्राचीन नगर है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो है, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और किस भाषा में? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का। असम का श्वेतभ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है, मतलब मानव जैसा दिखने वाला कपि, जिसका नाम क्या है? श्वेतभ्रू गिवन, जो कि कहाँ मिलता है? असम। एक क्षेत्र था इनाम गांव, ये ताम्र पाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध था जोरवे संस्कृति से। तो जोरवे संस्कृति से किसका संबंध है? इनाम गांव का। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिले हैं। तो जीवाश्म के प्रमाण कहाँ से मिले हैं भारत में? शिवालिक की पहाड़ी से मिले हैं। भीमबेटका, जो कि एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है, ये आदि मानव, यहाँ पर जो है आदि मानव के द्वारा जो शैल चित्र वगैरह बनाए गए थे उनकी जानकारी मिलती है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो भीमबेटका है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर 2020 के पीसीएस के प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और बाद में 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है भीमबेटका को। नेक्स्ट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे मिलता है? तो वो नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी में मिलता है। भारत में सबसे पहला मनुष्य का संबंधी प्रमाण कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। लेकिन अगर हम जीवाश्म की बात करें, सबसे पहला जीवाश्म कहाँ मिलता है? तो वो शिवालिक की पहाड़ी में मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय सेवा के एक अधिकारी थे रिजले। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। मतलब भारत की जनसंख्या में बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के रहते हैं, उन अलग अलग प्रजाति के लोगों का विभाजन किया था रिजले ने। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे सिंधु सभ्यता। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।